हाय एवरीवन, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन की ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं ई से एलिजिबिलिटी डिटेल्स फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने लिए प्लान कर रहे होते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि भाई क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए हम एलिजिबल हैं, क्या हमारी एज लिमिट इस एग्जाम को देने के लिए सुटेबल है, क्या हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करता है, क्या कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए चाहिए। तो जितने भी हमारे मन में डाउट हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एपीएफसी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपने पक्का डाउनलोड करनी है, क्योंकि यहां पर आपको एपीएफसी और यू एग्जाम की जितनी भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो रिटन फॉर्म में मिल जाएगी और लॉन्ग टर्म तक आप इसको अपने पास रख के यूज कर सकते हैं। ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहां पर ना सिर्फ आपको सॉल्व पीवाईक्यूज बल्कि आपको डिकोडेड सिलेबस और एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी पता लगेगी। ठीक है, तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा अपनी कॉपी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स की। इस वीडियो में हम क्या ऑब्जेक्टिव मीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि भाई ये क्लैरिटी हमें आ जाए कि क्या हम एपीएफसी एग्जाम दे सकते हैं, क्या हम ईयू एग्जाम दे सकते हैं। अगर ये क्लैरिटी है तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दूसरी बात कि सर अगर मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या फिर मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मेरे लिए क्या रिलैक्सेशन है, एज लिमिट में क्या रिलैक्सेशन है, क्या एजुकेशन में कोई रिलैक्सेशन है तो वो क्या रिलैक्सेशन है, ये मैं जानना चाहूंगा। प्लस दोस्तों मेरे मन में बहुत सारे कॉमन सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं तो क्या मैं इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता हूं। सर मैं जो है डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया हूं तो क्या मैं एग्जाम दे सकता हूं। तो जितने भी हमारे मन में कॉमन डाउट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी वो भी इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं। तो हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई सिटीजनशिप क्राइटेरिया क्या है फॉर्म फिलिंग के लिए, बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे एज क्वालिफिकेशन की, फिर हम बात करेंगे जो है एज रिलैक्सेशन की, फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और फिर हम बात करेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, भाई उसका इंपैक्ट क्या है आपकी सिलेक्शन पे। अभी आप टेंशन मत लीजिए, आप वन बाय वन चीजों को कवर करिए और आपको चीजें समझ नहीं आई, अगर आपको कोई डाउट रह भी गया इस वीडियो के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई कोई भी डाउट आप लोगों का पेंडिंग ना रहे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लोग एपीएफसी या ईयू एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो, आप नेपाल के सब्जेक्ट हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप तिब्बतन जो है सब्जेक्ट हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप जो है रिफ्यूजी हो, तिब्बतन रिफ्यूजी और इंडिया में रिसाइड करो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और कुछ कंट्री से बिलोंग करते हो तो भी आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सिटीजनशिप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, तिब्बतन रिफ्यूजी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो तिब्बतन वगैरह जो है ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता, सभी भारत के नागरिक हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी फॉर एपीएफसी एंड यू एग्जामिनेशन। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट क्या है। फिर मैं अगली स्लाइड में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। तो भाई अगर आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एपीएफसी और यू एग्जाम देने के इच्छुक हैं तो यहां पर आप लोगों को डिफरेंट एज लिमिट देखने को मिलेंगी इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, जब भी हम एज लिमिट की बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि भाई एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए मिनिमम एज लिमिट क्या है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। तो अगर मैं एपीएफसी और यू एग्जामिनेशन इन दोनों ही एग्जाम्स की बात करूं तो यहां पर कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं करी गई है। आप 16 साल के हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप 19 साल के हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप 25 साल के हैं और आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मीट नहीं करते हैं तो आप शायद फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो यहां पर एज क्राइटेरिया आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है, इसको आपको मैच करके देखना है विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी। तो अगर कोई बच्चा 16 साल का है लेकिन उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो वो एलिजिबल है। अगर कोई बच्चा 19 साल का है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई पर्सन 25 साल का है और ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर रखी है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर ये एंड कंडीशन है कि भाई एज लिमिट भी सेटिस्फाई करनी है और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेटिस्फाई करनी है, तब जाकर आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो एज लिमिट पे वापस आते हैं। कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया ना तो एपीएफसी एग्जाम में मेंशन कर रखा है और ना ही ईयू एग्जाम में मेंशन कर रखा है। फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फॉर एससी कैटेगरी, फॉर एसटी कैटेगरी, फॉर ओबीसी कैटेगरी, एनी कैटेगरी के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम एज क्वालिफिकेशन यहां पर मेंशन नहीं कर रखी है।
लेकिन अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एपीएफसी एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 35 से कम होनी चाहिए। आप 35 अगर क्रॉस नहीं कर रहे हैं अभी तक तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ईओ एग्जामिनेशन के लिए आपकी जो एज है वो 30 से कम होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों एग्जाम्स की मैक्सिमम एज लिमिट में फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एपीएफसी में ईडब्ल्यूएस वाला अनरिजर्व वाला 35 की एज तक अप्लाई कर सकता है और ईडब्ल्यूएस और यूआर वाला ईओ में 30 की एज तक अप्लाई कर सकता है। अब बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर मैं तो इन 3 डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करता हूं, तो मेरे लिए आप एग्जैक्टली मुझे बता दीजिए कि भाई क्या सिचुएशन है। देखिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज 35 से ज्यादा है तो उस केस में आप ना तो एपीएफसी एग्जाम दे सकते हैं और ना ही आप ईओ एग्जाम दे सकते हैं। आप दोनों ही एग्जाम नहीं दे सकते हैं अगर आपकी एज 35 से ज्यादा है और आप इन 2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है, 31 के हो चुके हो, 32 के हो चुके हो, 33 के हो चुके हो, तो आप एपीएफसी एग्जाम दे सकते हो लेकिन ईओ एग्जाम आप नहीं दे सकते। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर आपकी एज 30 से कम है, आप इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप दोनों ही एग्जाम दे सकते हो। आप एपीएफसी एग्जाम भी दे सकते हो और आप ईओ एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। तो यहां पर ये तीनों कंडीशन उनके हिसाब से कौन से एग्जाम के आप एलिजिबल हो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप काफी क्लैरिटी मिली होगी। अब दोस्तों, बच्चों का एक और सवाल आता है कि सर मैं किस डेट से कैलकुलेट करूं कि मैं 35 क्रॉस कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं। तो व्हाट इज द डिसाइडिंग डेट या कट ऑफ डेट जिससे मुझे अपनी एज कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होगी उस डेट पर आपने चेक करना है कि भाई आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहां पर जो इस बार की लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट थी मैं आपको बता दूं वो थी 18 अगस्त 2025। मतलब जब 2025 में एग्जाम आया था तो इस पर्टिकुलर डेट पर आप लोगों को अपनी एज कैलकुलेट करनी थी। तो अब 3 सिनेरियो बनेंगे। पहला सिनेरियो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। एक बच्चा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1995, ठीक है, और वो अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस पर्टिकुलर डेट पर ये बच्चा 30 क्रॉस कर चुका है, 30 प्लस का हो चुका है लेकिन 35 से कम का है, ठीक है, क्योंकि 1995 30 साल हो गए लेकिन 18 अगस्त को 15 जुलाई को बर्थडे था तो एक महीना ऊपर भी हो गया, तो ये 30 की एज क्रॉस कर चुका है। तो ये इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इसलिए ये एपीएफसी एग्जाम दे सकता है लेकिन ईओ एग्जाम नहीं दे सकता। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक बच्चा और है, ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1995, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की 15 सितंबर 1995। तो इस पर्टिकुलर डेट पर 18 अगस्त 2025 को ये बच्चा 30 से कम है, 30 से कम है। क्यों कम है भाई? कि भाई इसका बर्थडे 18 अगस्त 2025 को, अभी 29 साल 11 महीने का हो चुका है, अगले महीने आने वाला है, तो अभी 30 से कम है। तो उस केस में ये वाली कैटेगरी में आएगा और ये दोनों ही एग्जाम दे सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा होता कि जो कि 15 जुलाई 1990 को पैदा हुआ होता तो उस केस में वो 35 से बड़ा हो गया, उसकी एज पहली कैटेगरी में आ गई, तो वो दोनों ही एग्जाम नहीं दे सकता। तो आई होप अब आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई किस तरीके से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है और कौन सा बच्चा एलिजिबल है कौन सा नहीं है। लेकिन जो मैंने सारे केसेस बताए हैं ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं। अब बाकी कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। मतलब जो मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन करी गई है एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन की, उनमें आपको 3 साल और जोड़ के जो है अपनी एज कैलकुलेट करनी है। तो एपीएफसी एग्जाम आप 38 तक की एज तक दे सकते हो और ईओ एग्जामिनेशन आप 33 की एज तक दे सकते हो। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईपीएफओ एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। आप एपीएफसी एग्जाम 40 की एज तक और ईओ एग्जामिनेशन 35 की एज तक अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। और अगर आप बिलोंग करते हो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, आप दिव्यांग हो, तो उस केस में आप लोगों को 10 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है ओवर द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी। तो 35 प्लस 10 45 फॉर जनरल कैटेगरी फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड 30 प्लस 10 40 फॉर ईओ एग्जामिनेशन। तो ये एज रिलैक्सेशन है। और दोस्तों बहुत क्लियरली नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज डिटेल दिए गए हैं, एससी एसटी ओबीसी ईपीएफओ एम्प्लॉई, कि भाई अगर आपकी जो एज लिमिट है वहां पर आप लोगों को नॉर्मल एज लिमिट जो है उससे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी फॉर एससी एसटी कैंडिडेट अप टू 5 ईयर, और अगर आप ओबीसी हो तो अप टू 3 ईयर, और अगर आप ईपीएफओ एम्प्लॉई हो तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी।
अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, कमीशन ऑफिसर हो और मिनिमम आपने 6 महीने की जॉब कर रखी है तो उस केस में आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई एज रिलैक्सेशन के लिए आपको किसके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने हैं, आपको कौन सी अथॉरिटी से साइन करवाना है। आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। तो यहां पर अगर आप लोग जो है लगभग 3 साल से लगातार जॉब कर रहे हैं, दिस रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट विद 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको अप टू 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। ठीक है। और अगर आप SC ST हैं, OBC हैं तो आप 5 साल और जोड़ लीजिए, आप 3 साल और जोड़ लीजिए, तो आपको यहाँ पे कंबाइंड रिलैक्सेशन भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि SC कैटेगरी से बिलोंग करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो यहां पर 5 साल की रिलैक्सेशन इसकी और 5 साल की रिलैक्सेशन इसकी, उसको टोटल 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जो भी यहां पर मेंशन कर रखा है। ठीक है। अगर मैं पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 35 की फॉर APFC एंड 30 फॉर EO, उसमें आपको 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी जा रही है। लेकिन यहां पर बोला क्या गया कि भाई 40% डिसेबिलिटी अगर आपकी है या उससे ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है तो ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि भाई इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए हमारी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। देखो इन दोनों ही एग्जामिनेशन में जो बेसिक मिनिमम कंडीशन है, जो मस्ट कंडीशन है कि भाई ये अगर कंडीशन है तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे, वो सेम है। कि भाई इन दोनों एग्जाम्स के लिए APFC और EO एग्जाम के लिए जो इसेंशियल कंडीशन है फॉर्म फिल करने के लिए वो ये है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट वाइल फिलिंग द फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, APFC का भी और EO का भी। अब दोस्तों ग्रेजुएशन कौन से फील्ड में होनी चाहिए कुछ मेंशन नहीं कर रखा। आप BA वाले हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, BSc वाले हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, BTech वाले हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो BA LLB हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब डाउट ये आता है कि सर मैं तो जो है ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स से लेकर 40% लेकर पास हुआ हूं, तो क्या कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन के मार्क्स का? नहीं दोस्तों, आपकी ग्रेजुएशन 40% से है, यू कैन अप्लाई। आपकी ग्रेजुएशन 60% से है, यू कैन अप्लाई। आपकी ग्रेजुएशन 90% से है, यू कैन अप्लाई। तो यहां पर कोई मिनिमम मार्क्स मेंशन नहीं कर रखे कि भाई मेरे इतने मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। आप जितने भी मार्क्स से ग्रेजुएशन पास आउट हैं आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और डाउट आता है बच्चे के मन में कि सर मैंने ग्रेजुएशन डिस्टेंस के थ्रू करी है, रेगुलर नहीं करी है, इवन देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। क्लियर है। तो APFC एग्जामिनेशन EO एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि भाई आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब आपकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 18 अगस्त 2025 है और इस डेट पर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए प्लस आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास अभी कंप्लीट डिग्री नहीं आई है, मेन डिग्री नहीं आई है, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा 7th सेमेस्टर में है, ठीक है, फाइनल ईयर में भी आया है, तो उस केस में वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ना तो फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी और ना ही उसके पास प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होगा। क्लियर है। अब दोस्तों APFC एग्जामिनेशन में इन्होंने एक क्वालिफिकेशन और मेंशन कर रखी है जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। इस क्वालिफिकेशन का फॉर्म फिलिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। आपके पास अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब बच्चे के मन में सवाल ये आता है कि सर इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्यों मेंशन कर रखी है। तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इससे हमारी सिलेक्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, बट मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि इसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे नहीं है। मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा भी इसके बारे में। आपके पास अगर ये नहीं भी है तो भी कोई टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट कॉमन में दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि भाई इनके आंसर क्या है। कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? अगर आपके पास अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट आ चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बच्चा जो जून में पास आउट हुआ है, जून में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर उसके पास है प्लस प्रोविजनल डिग्री या फिर मेन डिग्री उसके पास है, वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी तरीके से क्यों ना कर रखी हो, लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में मेंशन नहीं कर रखा है। आगे बढ़े तो वापस आते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे कि अगर किसी बच्चे के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको मोर डिजायर्ड माना जाएगा, मोर सुटेबल माना जाएगा। बट क्या इसका इंपैक्ट हमारी सिलेक्शन पे पड़ता है? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि इसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे नहीं पड़ता है। यूपीएससी ने क्राइटेरिया क्यों दिया है कि भाई अगर कोई बच्चा इस फील्ड से रिलेट करता है तो वो मोर सुटेबल ईपीएफओ के लिए, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग कुछ वैसी होगी। तो इंटरव्यू में अगर आप इस पर्टिकुलर डिग्री के साथ जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है, बट वहां पर आपने उन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और तभी आप उस एडवांटेज को जो है ले पाएंगे।
तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। मेरिट इज विल बी दी सोल क्राइटेरिया फॉर गेटिंग यू सिलेक्टेड। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके इंटरव्यू में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप क्वेश्चंस को जस्टिफाई कर दें, आंसर कर दें, अदरवाइज इसका इंपैक्ट सिलेक्शन पे नहीं है। दोस्तों अगर आप 2023 के रैंक 1 सचिव नेहरा सर के प्रोफाइल देखें तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी, फिर भी रैंक 1 है। अगर आप 2017 के ईओ एग्जाम के टॉपर रैंक 1 की बात करें तो उनके पास भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं थी, उस टाइम ईओ में भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी थी। तो बच्चों के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं होती है और उनकी भी सिलेक्शन होती है, क्योंकि रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू यूपीएससी जो है उसको मेन क्राइटेरिया मानता है आपको सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है उनके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हैं जिनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो आपको इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो दिस वाज रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाके आप कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा मेन कोर्स है मास्टर कोर्स, जहां पर हम आपको कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को कवर करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव क्लासेस। यहां पर आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे और आपको फुल लेंथ मॉक्स प्लस आपको यहाँ पर जो वीकली मेंटर टॉक है वो भी देखने को मिलेगी। सेकंड कोर्स है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो आपने यूपीएससी में प्रिपेयर नहीं किए हैं, अकाउंटेंसी, आयरन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनकी कंप्रेहेंसिव कवरेज दे रहे हैं। और जो तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में आ सकते हैं। इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके मिल जाएगी, लिंक वहां पर शेयर किया गया है, आप वहां पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।